लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सम मूवमेंट्स रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. देखो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं नॉर्मल हम लोग में. हम एक जगह पे खड़े हैं और केवल अपनी मुद्राएं बदल रहे हैं. बॉडी पोस्चर्स. बॉडी पोस्चर्स का मतलब हम अपनी मुद्राएं चेंज कर रहे हैं, यह भी मूवमेंट है. लेकिन एक मूवमेंट ऐसा है जिसमें हम यहां पर थे और इधर चले आए. तो ऐसे मूवमेंट जिनमें हमने अपना स्थान बदल दिया उनको लोकोमोशन कहते हैं ना. क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. सभी लोकोमोशन मूवमेंट्स होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते. मूवमेंट दो तरह के हो गए. एक तो अपनी जगह खड़े खड़े हाथ पैर हम हिला रहे हैं, चेंज इन बॉडी पोस्चर्स, यह भी एक तरह का मूवमेंट है. और हम यहां खड़े थे, हम खिसक करके इधर आ गए, यह भी मूवमेंट है. लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसमें हमने जगह बदल दी है, प्लेस चेंज कर दिया है, उसे लोकोमोशन कहते हैं. तो सम मूवमेंट्स रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. ऐसे मूवमेंट जिनमें हम अपना प्लेस बदल देते हैं या लोकेशन बदल देते हैं. हम यहां खड़े थे वहां चले गए. सच वॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब हम अपनी इच्छा से करते हैं ये मूवमेंट. ऐसे ऐच्छिक मूवमेंट कहलाते हैं लोकोमोशन. वॉकिंग, जैसे वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, क्लाइंबिंग पेड़ वगैरह पे चढ़ना, बिल्डिंग पेड़ पे चढ़ना, फ्लाइंग उड़ना, स्विमिंग तैरना, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट्स है. इन सभी मूवमेंट्स में हम अपना स्थान बदल देंगे. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. सारे लोकोमोशन मूवमेंट्स होते हैं लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते. ये आ सकता है असर्शन रीजन वगैरह में इस तरह सवाल आते हैं. तीन तरह के मूवमेंट्स एनसीईआरटी ने यहां पर समझाए हैं. सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हमारे शरीर की कोशिकाओं में तीन तरह के मूवमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? अमीबॉइड, सीलियरी और मस्क्यूलर मूवमेंट. शरीर में तीन तरह के मूवमेंट है, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर. अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा की तरह होता है सीडोपोडिया की मदद से. अमीबॉइड मूवमेंट सीडोपोडिया की मदद से होते हैं. ये कहां देखने को मिलते हैं? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में होते हैं? मैक्रोफाजेस यानी भक्षण कोशिकाएं, फैगोसिटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, जैसे मोनोसाइट. याद आ रहा है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट फैगोसिटिक थी. लिवर की कफर सेल और लंग्स की डस्ट सेल, ये सब फैगोसिटिक है. न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट तो फैगोसिटिक होती, अभी पढ़ाया थोड़े दिन पहले. लिवर में कफर सेल्स होती हैं, वो भी भक्षण कोशिकाएं हैं. और लंग्स में डस्ट सेल होती हैं, ये सब फैगोसिटिक सेल है. इनमें कैसे मूवमेंट होते हैं? अमीबॉइड, सीडोपोडिया की मदद से. ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट तो फैगोसिटिक हो गई. लेकिन सारी डब्ल्यूबीसी में, जितनी डब्ल्यूबीसी है सभी में ये अमीबॉइड मूवमेंट होते हैं. सभी में अमीबॉइड मूवमेंट होते हैं. सेल वाले चैप्टर में दे रखा है. माइक्रोफिलामेंट जो कि सेल का स्केलेटन बनाते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें भी अमीबॉइड मूवमेंट्स होते हैं. तो अमीबॉइड मूवमेंट्स हमारी कौन कौन सी सेल्स में नजर आते हैं? मैक्रोफाजेस, ल्यूकोसाइट और माइक्रोफिलामेंट्स. ये माइक्रोफिलामेंट हमारे सेल के स्केलेटन को बनाते हैं. सीलियरी मूवमेंट सीलिया की मदद से होते हैं. ये कहां पाए जाते हैं? ये सीलियरी मूवमेंट वहां पाए जाएंगे जहां पे सीलिया होंगे. मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया. ट्रैकिया हो गया ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल. ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इन सब के अंदर की दीवार पे क्या होते हैं? इनके अंदर की दीवार पर सीलिया पाए जाते हैं. ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, अंदर की दीवार पे सीलिया है. ये करेगा क्या? हम बातें भी कर रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो खाना गलती से एसोफेगस की जगह ये ट्रैकिया में आ गया, तो खाना अगर आ गया तो गले में चोक हो जाएगा, सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे. अभी कल एक वीडियो देख रहे थे, एक लेडी ने अपने बच्चे को, जो कि बहुत छोटा था, उसको टॉफी मुंह में डाल दिया और टॉफी जाकर के विंड पाइप में फंस गई, सांस की नली में आ गई. अरे खींचा किसी तरह से, सांस की नली में चली गई बच्चे की.
बच्चे की डेथ हो गई, वो उसको कभी भी फंस जाए तो उसको कस के ऐसे पकड़ के पीछे से फट दबाना चाहिए, फट से निकल सकती है और तुरंत जो है। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बच्चे की जान चली गई। तो होता क्या है कि जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, अगर कोई खाना या कोई बलगम वगैरह फंस गया है ट्रैकिया में, म्यूकस, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये फूड पार्टिकल्स या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये सीलिया जो होते हैं, जो ट्रैकिया के अंदर की दीवार, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पर भी होते हैं सीलिया, जो ओवम को मूव करा के एम्पुला तक ले जाते हैं। याद आ रहा, नहीं आ रहा, सब बता चुके हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया इन दी ट्रैकिया हेल्प्स इन द रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस। अगर ट्रैकिया के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे अभी क्या हुआ, एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनके दांत अलग से लगे थे और दांत जाकर के वहां फंस गए, दांत ढीले पड़ गए थे। जब ढीले पड़ गए तो दांत फंस गए। एक डॉक्टर यहां पर है, नाम नहीं लेंगे, ईएनटी का था, नहीं निकाल पाया, डेथ हो गई। बहुत, जिसके फादर थे वो मिला था मुझे, बहुत गाली दे रहा था डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर डॉक्टर ना बनना, सही से इलाज करना। तो ये सीलिया क्या करते हैं, सीलिया विंड पाइप के अंदर अगर कोई गर्दा वगैरह आ गई है, डस्ट वगैरह, खाना वगैरह, या कोई बच्चा निकल गया है, कोई चीज, या बूढ़े व्यक्ति के दांत फंस गए जा करके, ये सीलिया उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हल्की चीजें हैं तो निकल आएंगी, कोई भारी चीज फंस गई, अटक गई है, तो उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसे पकड़ के पीछे से कस के दबाओ। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अरे फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पर भी सीलिया होते हैं। हमारा जो फीमेल गैमीट है वो चल नहीं सकता, तो ये सीलिया उसका मूवमेंट कराते हैं, सीलिया इसको एम्पुला तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर आता है मस्क्यूलर मूवमेंट, ये मांसपेशियों की मदद से होता है। ये मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज और टंग, हम अपने हाथ पैर मूव कराते हैं मांसपेशियों की मदद से। लिम्स का मतलब हाथ पैर, जबड़ा होती है, जबड़े की मांसपेशियां सबसे स्ट्रांग होती हैं। हमारे जबड़े में होती है मैसीटर मसल्स, मैसीटर मसल्स जो होती है सबसे स्ट्रांग मसल्स होती हैं, जिसकी मदद से है जबड़े का मूवमेंट कराते हैं। जबान भी तो मांसपेशियों से बनी है, ये भी बहुत चलती है, इनमें मांसपेशियां होती हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट्स मसल्स की मदद से चलता है, मसल्स की मदद से होता है। लिम्स यानी हाथ पैर का मूवमेंट, जॉस यानी जबड़े का मूवमेंट, और टंग यानी जबान का मूवमेंट, ये मस्कुलर मूवमेंट्स हैं। अब आगे हम लोग मस्कुलर मूवमेंट ही पढ़ेंगे आगे चल के, बाकी नहीं पढ़ना। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मसल्स संकुचित हो सकती हैं या सिकुड़ सकती हैं। मसल्स हमारी सिकुड़ सकती है या संकुचित हो सकती है। ये छोटी हो जाती हैं सिकुड़ करके, और फैल करके फिर लंबी हो जाती है, सिकुड़ करके छोटी, फैल करके लंबी, सिकुड़ करके छोटी, फैल करके लंबी। तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से क्या होता है, इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन इन ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से चल पाते हैं। मुर्दों में ये अकड़ जाती हैं, ये उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इससे रिगर मोर्टिस हो जाता है, मुर्दा इसे अकड़ जाता है। अकड़ क्यों जाता है, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो गया। हम लोग क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में संकुचनशीलता है, तो हम चल पा रहे हैं। ये सिकुड़ सकती हैं, ये संकुचित हो सकती है। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, तीन चीजों में परस्पर जबरदस्त सामंजस्य चाहिए। परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की। तो हम लोग चलते हैं, उसमें मांसपेशियां मदद कर रही हैं। तो जिसकी मांसपेशियां ज्यादा स्ट्रांग है, कोई जवान लड़का है वो तेजी से भाग लेगा, और बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं वो उतना तेजी से नहीं भाग पाता। तो लोकोमोशन में हमारे मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, मांसपेशियां शामिल हैं, हड्डियां भी शामिल हैं। अरे मांसपेशियां जो हड्डियों से चिपकी हुई हैं, स्केलेटल मसल, वो भी तो हमें मूव कराने में हेल्प कर रही हैं। तो मांसपेशियां हमें लोकोमोशन कराने में मदद कर रही, स्केलेटल यानी हड्डियां हमारी लोकोमोशन कराने में मदद कर रही, और न्यूरॉन्स भी होते हैं। हम इधर से इधर चल जा रहे हैं तो अपनी सोच करके जा रहे हैं,
और पार्किंसन का मरीज देखा ना, उसके न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। पार्किंसन के मरीज के जब न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो उसका हाथ पैर कैसे होते हैं, ऐसे कांपते हैं, कहां ठीक से चल पाता है। आगे पहला वाला पैर बढ़ाएं कि ये वाला बढ़ाएं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, हाथ पैर ऐसा कांप रहा है। तो यानी चलने में न्यूरॉन्स भी शामिल है। कौन शामिल है? न्यूरॉन। इन तीनों का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की वजह से हम सही से चल पाते हैं। मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम, इनमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, बिल्कुल सही सामंजस्य होता है। परस्पर समन्वय की वजह से हम लोग सही से चल पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मसल के बारे में, बहुत कायदे से पढ़ना। जब मैं इंटर में था तो मुझे इसकी मैकेनिज्म सबसे मुश्किल लगती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि ये न्यूरल मैकेनिज्म से इजी है। खैर अभी देखें तुम लोग को कैसे लगती भी आगे, अभी कोशिश करते हैं, प्रयास जितना समय है हमारे पास उतना। मसल को पहले समझो। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। हमारी मांसपेशियां मेसोडर्म से बनी है। मस्कुलर टिश्यू किससे बना है? मेसोडर्म। जो हमारा न्यूरल टिश्यू है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन, ये एक्टोडर्मल है। हार्ट और मसल्स हमारी जो है ये मेसोडर्मल होती है, और लीवर हमारा एंडोडर्मल है। कैसा है? एंडोडर्मल है। तो हमारी मांसपेशियां एम्ब्रियो की मेसोडर्म से बनती है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। हमारे शरीर का 40 से 50% वजन इन्हीं मांसपेशियों की वजह से होता है। तो यंग लोगों में मांसपेशियां काफी स्ट्रांग होती हैं, उनका वजन इन मांसपेशियों। तो हमारे शरीर का कितना वजन मांसपेशियों के कारण है? लगभग आधा वजन 40 से 50%, बाकी हड्डियों की वजह से होता है। मसल्स हैव दी स्पेशल प्रॉपर्टीज। मसल के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो ऊपर देख ही लिया था, मसल के अंदर एक्साइटेबिलिटी है, ये उत्तेजित हो सकती है, इसमें करंट दौड़ता है। मसल सेल्स क्या होती है? न्यूरॉन की तरह उत्तेजित हो सकती हैं। मसल सेल एक्साइट हो सकती है, इस पे करंट दौड़ सकती है, जैसा न्यूरॉन पे दौड़ता है करंट। तो ये एक्साइट किया जा सकता है। हमारी मांसपेशियों को एक्साइट किया जा सकता है, उस पे करंट दौड़ाया जा सकता है, जैसे न्यूरॉन पे। ठीक। हमारी मांसपेशियों में संकुचनशीलता होती है, वो संकुचित हो जाती हैं, वो सिकुड़ सकती हैं। सिकुड़ना और फैल भी सकती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, फैलना। तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं, फैल के फिर बड़ी हो जाती हैं, सिकुड़ के फिर छोटी, फैल के फिर बड़ी। और इनमें लचीलापन भी होता है, इलास्टिसिटी। इसको हल्का फुल्का बाएं दाएं भी घुमा सकते हो, इनमें लचीलापन भी है। ये मसल्स ऐसे पकड़ के तुम इसको ऐसे से हिला रहे हो, इसे दबा रहे हो, इनमें लचीलापन भी है, इलास्टिसिटी। तो मसल्स के अंदर 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? इनको एक्साइट किया जा सकता है, एक्साइटेबिलिटी है, ये सिकुड़ करके संकुचित होकर छोटी हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ये फैल करके लंबी हो सकती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी है, और ये लचीली भी होती हैं, ये इलास्टिक भी होती हैं, इलास्टिसिटी। मसल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। मसल का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है? लोकेशन, अभी हम बता रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से देखो, वो मांसपेशियां जो हमारी हड्डियों से चिपकी हैं तो वो स्केलेटल है। तो वो मांसपेशियां जो हमारी हड्डियों से चिपकी वो कौन सी कहलाएगी? स्केलेटल मसल। और वो मांसपेशियां जो हमारी आंतों वगैरह की दीवार पर हैं, हमारी आंतों की दीवार पर, वो विसरल है। क्या है वो? विसरल है। और वो मांसपेशियां जो हमारे हृदय की दीवार पर हैं वो है कार्डियक। तो लोकेशन के हिसाब से तो 3 तरह की हो गई। हमारी हड्डियों से चिपकी हैं स्केलेटल, हमारी हड्डियों से चिपकी हैं स्केलेटल। आंतों की दीवार पर मांसपेशियां स्मूथ मसल्स हैं, विसरल। और हृदय की दीवार पर है कार्डियक। तो जो हमारी मसल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन लोकेशन के आधार पे है। अपीयरेंस के हिसाब से 2 तरह की होती हैं, एक पे लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। अपीयरेंस के हिसाब से मांसपेशियां 2 तरह की होती हैं, स्ट्राइटेड यानी इस पे धारियां हैं, एंड नॉन स्ट्राइटेड, और उस पे धारियां नहीं है। स्ट्राइटेड मसल्स है और नॉन स्ट्राइटेड। किस हिसाब से? अपीयरेंस के हिसाब से।
अपीयरेंस के हिसाब से दो तरह की है, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड क्या होती है? स्ट्राइटेड मसल्स वो होती है जिनमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट। तो ऐसी मांसपेशियां जिन पे डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स ये नजर आ रहे हैं, वो स्ट्राइटेड कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? स्ट्राइटेड। और जिन पे ये नजर नहीं आते लाइट और डार्क बैंड, ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। नेचर ऑफ रेगुलेशन और एक्टिविटीज यानी फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से दो तरह की होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जिन मांसपेशियों को अपनी इच्छा से हम ऐसे मोड़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो तो ऐच्छिक हो गई, वॉलेंट्री। लेकिन पेट के अंदर जो है आंतों की दीवार, उसको तो हम नहीं कर सकते। हृदय की दीवार की मांसपेशियों को हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से छोटा बड़ा, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन यहां पर जो क्लासिफिकेशन दिया है वो लोकेशन के हिसाब से दिया है। लोकेशन के हिसाब से तीन तरह की हैं। हड्डियों से चिपकी हमारे स्केलेटन से, स्केलेटल आंतों की दीवार पर है, विसरल और हृदय की दीवार पर है, कार्डियक है। अपीयरेंस के हिसाब से दो तरह की होती हैं, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड। और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं। फंक्शन हो गया, फंक्शन के हिसाब से या तो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन के हिसाब से तीन तरह की, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। सबसे पहले स्केलेटल देखते हैं। स्केलेटल मसल्स हैव स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स। ये स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड होती हैं, यानी इन पे पाए जाते हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो कुछ धारियां धारियां लगती हैं इस पे, धारियों को स्ट्राइशंस कहते हैं। अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम करा सकते हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन नर्वस सिस्टम के ऐच्छिक कंट्रोल में है, वॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो सिंपल भाषा में तुम याद करो, ये वॉलेंट्री है। कैसी है? वॉलेंट्री, ऐच्छिक है। इसको अपनी मर्जी से हम इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा सकते हैं अपनी मर्जी से। स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होती, स्ट्राइप्ड होती, इस पे धारियां होती हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम करा सकते हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं। ये कहां शामिल हैं? इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। ये लोकोमोशन में शामिल है, और एक जगह पे बॉडी का पोस्चर हम बदल रहे हैं उसमें भी शामिल है। ये चलने में भी, लोकोमोशन में भी मदद करती हैं, और बॉडी पोस्चर को बदलने में भी मदद कर रही हैं। इनमें दो बातें मेरे कहने से और लिख लेना, वो आ सकती है और आई भी है। पहली बात तो ये लिखना, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट या सिनसीशियल होती हैं। ये मसल सेल्स कैसी होती हैं? ये मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट और सिनसीशियल होती हैं। और इनको में ऊर्जा बहुत चाहिए, तो इनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होती है, ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया खूब सारे होते हैं। तो दो बातें जरूर याद रखना, स्केलेटल यानी स्ट्राइप्ड मसल्स, स्केलेटल मसल्स के लिए। तो स्केलेटल मसल्स के लिए याद कर लो, स्केलेटल मसल्स के लिए याद करो जरा, ये कैसी हैं। तुम पूरा मत पढ़ने लग जाना रिवीजन में, सीधे याद करना। ये स्ट्राइटेड यानी स्ट्राइप्ड है, वॉलेंट्री है, और ये सभी तरह के लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को बदलने में मदद करती है। दो बातें और याद कर लेना, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, और इनमें खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड सप्लाई बहुत होती है, क्योंकि बहुत ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड सप्लाई अधिक होती है। विसरल मसल्स
located in the inner walls of hollow visceral organ of the body like alimentary canal, reproductive tract. ये alimentary canal की दीवार पर और reproductive tract फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर भी है, फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर भी है। ये पाई जाती है लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारी आंतें अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो है, उनकी दीवारों पर पाई जाती हैं। आंतों की दीवार, आंतें कैसी अंदर से खोखली होती हैं, अंदर अंदर तो भोजन चलता है ना, उसके अंदर खोखली अंदर से। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पर हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे फैलोपियन ट्यूब के दीवार पर भी होती हैं। सीलिया और ये विस्ट्रल मसल्स फैलोपियन ट्यूब पे जो है वो ओवम को आगे बढ़ाती हैं। ओवम को आगे बढ़ने में सीलिया भी मदद करते हैं और फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर जो विस्ट्रल या स्मूथ मसल्स होती हैं ये भी मदद करती हैं। डू नॉट हैव स्ट्राइशंस, इनमें धारियां नहीं होती, धारियां नहीं होती हैं। लाइट और डार्क बैंड या धारियां नहीं पाई जाती इनमें। तो ये चिकनी होती, स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड भी कहते हैं। चिकनी या नॉन स्ट्राइटेड होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पर और फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर है। इनमें धारियां नहीं होती, लाइट और डार्क बैंड्स। तो ये कैसी हैं? स्मूथ हैं, चिकनी होती देखने में। स्मूथ इन अपीयरेंस का मतलब देखने में चिकनी नजर आती हैं और इन पे धारियां नहीं होती। अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम नहीं करा सकते, तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं। कैसी हैं? इनवॉलेंट्री हैं। एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ऐच्छिक कंट्रोल में नहीं होती, या सिंपल भाषा में हम अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट नहीं करा सकते। इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हमारी आंतों में भोजन को आगे ले जाने में मदद करती हैं। शायद तुमने सुना होगा पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस होती ना, हमारे आंतों की दीवार पर पाई जाती हैं ये स्मूथ मसल्स। इनमें होती हैं क्रमानुकुंचन गतियां, पेरिस्टाल्सिस, जिससे भोजन आगे बढ़ता है। आंतों में भोजन आगे कैसे बढ़ता है? आंतों की दीवार पर पेरिस्टाल्सिस होती है, आंतों की दीवार पर जो मूवमेंट होते हैं उन्हें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और ये हमारी बिना इच्छा के होते हैं। तो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ या विस्ट्रल मसल्स। एंड गैमीट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर भी हैं। जेनाइटल ट्रैक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर भी हैं। जो ओवम है, ओवम उसको एम्पुला तक पहुंचाने में दोनों मदद करते हैं, सीलिया भी और ये दीवार पर जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी हेल्प करते हैं। चलो, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई भी कम होते हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट होती। कैसी हैं? ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा ये मल्टी न्यूक्लिएट। तो विसरल मसल्स ये हमारे खोखले ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन्स जैसे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर है। इनमें धारियां नहीं होती, स्ट्राइशंस नहीं होते, देखने में ये चिकनी नजर आती हैं। ये स्मूथ होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम नहीं करा सकते, इनवॉलेंट्री होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और ये हमारे आंतों की दीवार पर हैं, तो भोजन को आगे ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इनकी मदद से हमारी आंतों की दीवारों में मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और भोजन आगे बढ़ता है। जेनाइटल ट्रैक्ट की दीवार पर हैं, फैलोपियन ट्यूब की दीवार पर हैं, और ओवम को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं सीलिया के साथ मिलकर के। एक चीज और ध्यान रखना, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ये स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड उपमूली की तरह ऊपर नीचे से पतली होती है और एक न्यूक्लियस होता है। ऊपर नीचे से पतली, बीच से फूली होती है। ये सब एनिमल टिश्यूज में बता चुके हैं, यहां उतना नहीं बताएंगे। फिर आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में आओ, ये हमारे हृदय की मांसपेशियां हैं।
Many cardiac muscles assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles. बहुत सारी कार्डियक मसल सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं और ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है और बनाती हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के अंदर जो कार्डियक मसल सेल्स हैं ये आपस में मिल करके ब्रांचेस बनाती हैं। तो ये ब्रांच होती है, लिख लेना। कौन सी हमारी मसल सेल्स हैं, कौन सी हमारी मसल सेल्स हैं जो ब्रांच्ड है, वो कार्डियक है, ये ब्रांच्ड होती है। हमारे हृदय की बहुत सारी कार्डियक मसल सेल्स आपस में मिल करके शाखाएं बना लेती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। इनमें भी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है, ये स्केलेटल मसल्स की तरह स्ट्राइप्ड होती हैं, इनमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री है, यानी अपनी इच्छा से हम इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते। ये नर्वस सिस्टम के या न्यूरल सिस्टम के अनैक्षिक कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलेंट्री है। कैसी हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा हृदय बहुत लगातार बीट करता, कभी रुकता ही नहीं, तो ऊर्जा चाहिए होती है, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा है। लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट केवल एक ही है, वो ऊपर वाली है स्केलेटल मसल्स। तो कार्डियक मसल्स हमारे हृदय की दीवार पर होती हैं, बहुत सारी कार्डियक मसल सेल्स मिल करके ब्रांचेस बनाती हैं, तो ये ब्रांच होती हैं। इन पे धारियां होती हैं, लाइट और डार्क बैंड से स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड होती हैं, और अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम नहीं करा सकते, इनवॉलेंट्री है। ब्रांच जो यूनिन्यूक्लिएट याद करना। अब यहां पर डिटेल में कौन सी मसल्स के बारे में दे रखा है? स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल। एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर यहां डिटेल में समझा रखा है। अब यहां से कायदे समझना पूरा लास्ट तक, अभी तो सब जनरल पार्ट चल रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। ईच स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल मसल बंडल। ये समझाना पड़ेगा डायग्राम से। देखो इसमें लिखा हुआ एक चीज जो हम दिखाना चाह रहे थे। चलो अब इसको जरा समझना है डायग्राम। एक स्केलेटल मसल कैसी होती है? ये स्केलेटल मसल है, हमारी हड्डियों से चिपकी रहती है, स्ट्राइप्ड होगी, वॉलेंट्री होगी, मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिंसिशियल होगी, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर ब्लड सप्लाई, सब होगा इसके अंदर जो भी बताया। और इस पे धारियां भी होंगी, डार्क बैंड और लाइट बैंड भी होंगे। चलो अभी देखते हैं। एक मांसपेशी यहां से निकाल लो, ये बाइसेप है, पीछे ट्राइसेप है, बाइसेप ट्राइसेप। तो बाइसेप निकाल लो, एक मांसपेशी यहां से निकाल लो। ये मसल है, एक मसल है पूरी। एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल होते हैं, एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल हैं। तो ये जो मसल बना रखी इसके अंदर दिखा रखे हैं मसल बंडल। एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल्स हैं। यहां पर हमको दिख रहा है एक, ये दिख रहा है एक मसल बंडल, दो मसल बंडल, 3, 4 और एक ये 5। तो एक मसल के अंदर ये पूरी मसल है, इसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? मसल बंडल्स। मसल बंडल को फेसिकल्स कहते हैं, मसल बंडल को फेसिकल्स कहते हैं। ये मसल बंडल आपस में जुड़े रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। ये मसल बंडल आपस में जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब जुड़े हैं आपस में कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू को फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशिया। मसल बंडल आपस में जुड़े रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, उसे फेशिया कहते हैं। तो एक मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल हैं,
आपस में जुड़े हुए हैं फेशिया की मदद से। किसकी मदद से? फेशिया। एक मसल बंडल, ये देखो, ये या ये वाला देख लो, ये एक मसल बंडल है, ये भी एक मसल बंडल है। एक मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है? मसल फाइबर। तो एक मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर्स हैं। इन मसल फाइबर को मसल सेल्स कहते हैं। मसल फाइबर को क्या लिखा है? मसल सेल कहा जाता है। इन मसल सेल, इसको ऐसे करके यहां निकाल के बाहर दिखा रखा है। मसल बंडल को ऐसे बाहर निकाल के दिखा, मसल बंडल के अंदर जो मसल फाइबर है इनको बाहर निकाल के दिखा रखा है। 1 2 3 4 5, ये 5 मसल फाइबर है। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं सार्कोलीमा। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक, उसको क्या कहते हैं? उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो मसल फाइबर कह लो या मसल सेल, इसकी मेम्ब्रेन कहलाती है सार्कोलीमा, और इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्टोर करती है कैल्शियम। क्या स्टोर करती है ये स्टोर्स कैल्शियम। मसल कॉन्ट्रैक्शन में 2 आयंस का रोल होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम और दूसरा आयन है मैग्नीशियम। फिर से देखो, एक मसल के अंदर क्या थे? ढेर सारे मसल बंडल हैं। एक मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल फाइबर को हम दूसरा नाम क्या है इनका? मसल सेल बोलते हैं। मसल सेल की मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सार्कोलीमा। मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या जमा करती है? ये कैल्शियम जमा करती है। बस। अब एक को निकालते हैं, एक को हम बाहर निकालते हैं। इस डायग्राम में नहीं, दूसरे डायग्राम में मिलेगा। एक मसल फाइबर, ये एक मसल सेल को बाहर निकालते हैं। इनके अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। एक मसल सेल के अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इनको मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं मसल सेल के अंदर। एक पतले वाले होते हैं, एक्टिन कहलाते हैं, और दूसरे मायोफाइब्रिल जो मोटे हैं उनको मायोसिन कहते हैं। एक्टिन पतले होते हैं, थिन। मायोसिन मोटे होते हैं, थिक। इसको फोटो लो एक बार, हम बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ लेना, वहां पर एग्जाम दिमाग काम नहीं करता एग्जाम वाले दिन। चीजों को समेटने का काम करो आप। सारी नॉलेज को एकदम यहां पे ले आओ खोपड़ी के अंदर। जितनी जल्दी जो समेट लेगा वही सिलेक्ट होगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायो कर लो, 50% तो यही हो गया। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स भी करो, लेकिन 50% तुम्हारा बायो ही है। तो एक मसल के अंदर क्या है जरा बताओ फिर से हमको, जल्दी याद करके। ढेर सारे मसल बंडल हैं। एक मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल फाइबर है। मसल फाइबर का दूसरा नाम क्या है? मसल सेल है। मसल सेल की मेम्ब्रेन या मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करती है? कैल्शियम। अब हम एक मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या है? एक मायोफाइब्रिल के अंदर, सॉरी, एक मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या है? एक मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर क्या है? पतले पतले धागे हैं जो पैरेलल दौड़ रहे हैं। लेकिन ये धागे 2 प्रकार के हैं, पतले वाले एक्टिन है और मोटे वाले मायोसिन। फिर से देखो, एक मसल बनी है ढेर सारे मसल बंडल से। यहां पर 1 2 3 4 5। इस मसल बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। आपस में जुड़े हैं किससे?
कनेक्टिव टिश्यू से इसको क्या बोलते हैं? फेशिया है। एक मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस मसल बंडल के अंदर 12 मसल फाइबर है जिन्हें मसल सेल्स भी कहते हैं। एक मसल फाइबर या मसल सेल को अगर कायदे से देखो तो उसकी मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टोर करती है कैल्शियम। एक मसल फाइबर के अंदर इस तरह के दो तरह के धागे, पतले पतले धागे जैसे हैं जो आपस में पैरेलल है और इस मसल फाइबर की लॉन्गिट्यूडनल वॉल के पैरेलल भी है। ऐसे नहीं है, इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल के। ये मायोफाइब्रिल्स दो तरह के होते हैं, पतले वाले एक्टिन और मोटे वाले मायोसिन, जो आपस में पैरेलल है और इस मसल फाइबर की ये जो दीवार है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल। एक्टिन पतले होते हैं और मायोसिन मोटे होते हैं। यही एक्टिन और मायोसिन मिलकर के डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं, जिससे कि मसल्स स्ट्राइटेड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? स्ट्राइटेड। ये एक्टिन और मायोसिन मिल करके ही डार्क बैंड और लाइट बैंड बनाते हैं और मसल्स कहलाती है स्ट्राइटेड। ये याद हो गया? एक ये दिखाता हूं मसल फाइबर, तुम ये इमेजिन करना हम इसको दिखाने जा रहे हैं। एक मसल फाइबर या मसल सेल को हम दिखाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या है जरा देखो। ये हो गया? इसमें डायग्राम तो होगा नहीं, देखिए है कि नहीं है? इसमें नहीं है, वो डायग्राम नहीं, दूसरा लेते हैं। फिर एक डायग्राम है, तुम्हें सिंपल दिखाते हैं। अब देखो, ये एक मसल फाइबर है जिसे मसल सेल कहते हैं। वो नहीं है एक, वो जो हमने बाहर निकला था, इसकी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सार्कोलीमा कहलाती है। मेम्ब्रेन सार्कोलीमा लिखा है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। ठीक है। अब देखो, एक मसल फाइबर के अंदर पाए जाते हैं मायोफाइब्रिल्स। एक मसल फाइबर, ये पूरा मसल फाइबर है जिसे मसल सेल कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मसल फाइबर जिसको कि हम मसल सेल भी कहते हैं, इसके अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं और मायोफाइब्रिल में दो तरह के होते हैं, पतले वाले एक्टिन और मोटे वाले मायोसिन होते हैं। नीचे दिखा रखा है, एक मायोफाइब्रिल को नीचे बना रखा है। ये एक मसल फाइबर है जिसके अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं और एक मायोफाइब्रिल को नीचे दिखा रखा है। इस मायोफाइब्रिल में दो तरह के फिलामेंट होते हैं, पतले वाले एक्टिन और मोटे वाले मायोसिन। इधर देखो, ये जो हरे हरे से दिख रहे हैं तुम्हें, ये एक्टिन है, और जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं ये मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन मिलकर के बनाते हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड। देखो ये बनेगा, ये हो गया डार्क बैंड यहां से यहां तक, ये हो गया लाइट बैंड, फिर आया डार्क बैंड, फिर आया लाइट बैंड। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो मायोफाइब्रिल्स में पाए जाते हैं दो तरह के फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। ये मिल करके डार्क बैंड और लाइट बैंड बनाते हैं। ये मिल करके डार्क बैंड और लाइट बैंड बनाते हैं। अब लाइट बैंड में देखो क्या क्या है। पहले लाइट बैंड के अंदर केवल एक्टिन होते हैं, केवल थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं। लाइट बैंड के अंदर केवल हरे वाले दिख रहे हैं, केवल एक्टिन है, केवल एक्टिन है। डार्क बैंड देखो ये है, डार्क में हरे वाले भी हैं और पर्पल वाले भी हैं। हरे वाले एक्टिन हो गए, पर्पल वाले मायोसिन है। तो डार्क बैंड में दोनों होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड में क्या है? लाइट बैंड में केवल हरे वाले दिख रहे हैं,
एक्टिन फिलामेंट है। डार्क बैंड में हरे वाले एक्टिन भी है और पर्पल वाले मायोसिन भी है। तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, एक्टिन है। लाइट बैंड के बीच से एकदम एक लाइन जाती है और ये जो एक्टिन फिलामेंट इसी लाइन से चिपके रहते हैं मजबूती से। ये जो लाइट बैंड है, इसके बीच से जो ये लाइन जा रही है, ये इसको जेड लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेड डिस्क बोलेंगे या जेड लाइन भी कहते हैं। इसको जेड डिस्क या जेड लाइन कहते हैं। तो लाइट बैंड के बीचों बीच से क्या जा रही है? लाइट बैंड के बिल्कुल बीचों बीच से एक जेड डिस्क या जेड लाइन जाती है। ये जो एक्टिन फिलामेंट इस जेड लाइन से मजबूती से चिपके रहते हैं। इधर से भी आ रहे हैं एक्टिन, इधर से भी आ रहे हैं। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को सार्कोमियर कहते हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहलाती है। डार्क बैंड में आओ। डार्क बैंड में एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, लेकिन डार्क बैंड में बीच में एक जोन है जहां पर एक्टिन गायब हो गया है। डार्क बैंड के बीच का हिस्सा जहां पर एक्टिन गायब हो गया है, केवल मायोसिन नजर आ रहा है, उसको एच जोन कहते हैं। उसको एच जोन। एच जोन के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है और ये एम लाइन है। क्या है ये? एम लाइन। अब कैसे याद करोगे? फॉर्मूला लिखो। दहम लीज एक फॉर्मूला लिखो याद करने। लाइट बैंड को पहले याद करो। लीज ये लाइट बैंड, एल से हो गया लाइट बैंड। लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं। आई बैंड, लाइट बैंड को आई बैंड, और इसके बीच से जो लाइन जा रही है वो है जेड लाइन। लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, उसके बीच से जो लाइन जा रही है वो जेड लाइन। डार्क बैंड में आओ, ये वाला। डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक कहते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। एन आइसोट्रॉपिक। इसके बीच में एच जोन है। बीच में कौन सा जोन है? बीच में एच जोन है, और एच जोन के बीच में लाइन है, एम लाइन है। एच जोन, एम लाइन। दहम लीज याद कर लेना। डार्क बैंड को ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। इसके बीच में एच जोन है। डार्क बैंड, डी से हो गया डार्क बैंड, ए से हो गया एन आइसोट्रॉपिक, एच से हो गया एच जोन। एच जोन के बीच में कौन सी लाइन है? ये एच जोन हो गया, बीच में एम लाइन है। लाइट बैंड ये है, इसको आई बैंड, लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, और इसके बीच से कौन सी लाइन जा रही है? जेड लाइन जा रही है। तो फिर से देख लो, ये याद करना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब हम एक मसल सेल या मसल फाइबर को देखते हैं तो इसके अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। इन मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मिल करके डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं, और मसल्स का अपीयरेंस होता है स्ट्राइटेड। मसल्स पे धारियां नजर आती हैं। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये तुम्हें मायोफाइब्रिल पे नजर आते हैं। डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या है? ए बैंड, यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसके बीच में कौन सा जोन है जहां पर एक्टिन एब्सेंट है? एच जोन है, और एच जोन के बीच में लाइन कौन सी है? एम लाइन है। दहम हो गया। लीज, लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और इसके बीच से कौन सी लाइन गुजर रही है? इसके बीच से जेड लाइन गुजरती, जेड लाइन गुजरती है। लिज। लाइट बैंड में केवल एक्टिन नजर आ रहा है, डार्क बैंड में एक्टिन भी है और मायोसिन भी। एच जोन में केवल मायोसिन नजर आ रहा है, एक्टिन नहीं है। यही बार बार मायोफाइब्रिल पर रिपीट करता है, जिसकी वजह से मसल्स स्ट्राइटेड हो जाती हैं, धारियां नजर आती हैं।
अब जरा समझना, दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को हम लोग कहते हैं एच जोन। इस एच जोन में दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को कहते हैं सार्कोमियर। एक जेड लाइन ये हो गई, लाइट बैंड के बीच में होती है जेड लाइन, इस वाले की हो गई आगे वाले लाइट बैंड के बीच से गुजर रही है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को सार्कोमियर कहते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। अब जरा समझना, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है दो जेड लाइन के बीच में। जेड लाइन कहां होती है? लाइट बैंड के बीच में। यह ध्यान रखना, मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान देना, एक्टिन के फिलामेंट इधर वाले, ये इधर वाले ये हम बना रहे हैं, और इधर वाले ये ऐसे, ये एक्टिन के फिलामेंट स्लाइड करते हैं, अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, ऐसे होते हैं। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। जब मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है या फैलती है, तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं। ये हरे वाले इधर से ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, इधर से ऐसे, तो जो एच जोन है वो गायब हो जाता है, एच जोन गायब हो जाता है। अरे एक्टिन, ये जो हरे वाले इधर वाले इधर वाले, इधर वाले इधर आ रहे हैं, इधर वाले इधर आ रहे हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करने से एच जोन गायब हो जाएगा, दोनों जेड लाइन करीब आ जाती हैं, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है। यही क्या है? नहीं समझ में आया? मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेस्ट थ्योरी क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन किस पे स्लाइड करता है? एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। हरे वाले एक्टिन है, इधर से हरे वाले, इधर भी हरे वाले, इधर वाले स्लाइड करके इधर आ रहे हैं, इधर वाले स्लाइड करके इधर आ रहे हैं। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके अंदर की ओर आ रहे हैं। जो बीच में एच जोन है ये गायब हो जाएगा, जो जेड लाइन है वो करीब आ जाएंगी, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है। इसके पीछे मैकेनिज्म और डिटेल में है, वो अगले लेक्चर में आएगी। देखता हूं पहुंच पाते कि नहीं, अभी टाइम है। तो इतना समझ में आया? चलो बताओ फिर से फाइनल। एक मसल के अंदर क्या क्या है? एक मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं, आपस में जुड़े हैं फेशिया के द्वारा। एक मसल बंडल में, एक मसल के अंदर मसल बंडल है जो जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं, आपस में जुड़े हैं फेशिया के द्वारा। एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स होती हैं, जिनकी मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है, जिनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो क्या स्टोर करती है? कैल्शियम। एक मसल फाइबर या मसल सेल में ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, और मायोफाइब्रिल के अंदर दो तरह के फिलामेंट हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन पतले होते हैं, मायोसिन मोटे होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मिल करके बनाते हैं डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स। इन डार्क बैंड लाइट बैंड्स की वजह से मसल्स स्ट्राइटेड हो जाती हैं, भारियां नजर आती हैं। डार्क बैंड को दहम, डार्क बैंड को एनाइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड कहते हैं। बीच में कौन सा जोन है? एच जोन। और एच जोन के बीच से कौन सी लाइन जा रही? एम लाइन। लीज लाइट बैंड को कहते हैं आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। बीच से कौन सी लाइन जा रही है? लाइट बैंड के बीच से जा रही है जेड लाइन। एक ये इधर, इधर। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? सार्कोमियर, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती तो एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करते हैं, इधर वाले अंदर इधर आते हैं और इधर वाले इधर, तो बीच में जो एच जोन है वो गायब हो जाता है। एक्टिन के मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने से एच जोन गायब हो जाता, जेड लाइन करीब करीब आ जाती, सार्कोमियर छोटा हो जाता। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड तो छोटा हो जाएगा, लाइट बैंड, लेकिन डार्क बैंड के साइज पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिखाता हूं भी, ये देखो, दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा एक सार्कोमियर है। देखो ये देखो, इसको समझ लो, समझना है। यहां से लेकर के यहां तक ये लाइट बैंड है,
लाइट बैंड के बीच से कौन सी लाइन जा रही है? जेड लाइन जाती है। यहां से लेकर के यहां तक ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड के बीच में कौन सा जोन है? एच जोन। एच जोन के बीच में कौन सी लाइन है? एम लाइन है। कौन सी लाइन है? एम लाइन है। एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई। दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा सार्कोमियर है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है। अब देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन, इधर वाले इधर मूव कर रहे हैं और इधर वाले इधर स्लाइड कर रहे हैं ऐसे, तो एक्टिन मायोसिन, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है तो बीच का एच जोन गायब हो जाएगा, जेड लाइन करीब आ जाएंगी और सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में तुम गौर करना, आई बैंड छोटा हो जाता है, लेकिन जो ए बैंड है यानी डार्क बैंड है वो छोटा नहीं होता, उसके साइज पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि केवल एक्टिन स्लाइड करते हैं मायोसिन। कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं हो रहा है, ये लिखा होगा ऑप्शन में देगा, ना एक्टिन छोटा हो रहा ना मायोसिन, ये केवल स्लाइडिंग हो रही है। पहले अंदर स्लाइड करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, फिर बाहर स्लाइड करेंगे, मसल फिर फैल जाएगी। देखो इधर वाला एनसीईआरटी का डायग्राम। अच्छा, ये वाला तो देख ही लोगे। इधर तुम्हारा ये आधा बना, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ये डार्क बैंड है। तुम जरा गौर करना, ए बैंड या डार्क बैंड, ए बैंड या डार्क बैंड इतना बड़ा यहां पर भी है, उतना ही बड़ा नीचे भी है, उसके साइज पर कोई असर नहीं आया। केवल छोटा कौन हो रहा है? अरे ये जेड लाइन है, आई बैंड यहां से यहां तक है, ये बीच में जेड लाइन है, ये छोटी हो गई, देखो ये छोटी हो गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सिकुड़ जाता है, कौन छोटा हो जाता है? आई बैंड। ए बैंड यानी डार्क बैंड पे कोई असर नहीं होता, ये ध्यान रखना। इधर देखो नीचे एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम ये। उसमें दे रखा होगा, मेरे को दिया है नहीं, देखो नोट्स। हाँ है, उधर ही आता है। इसका फोटो तो नहीं चाहिए, इस वाली फाइल में नहीं है। इसका फोटो तो नहीं लेना था। चलो डार्क बैंड को दूसरा नाम बताओ, द हमलीज। डार्क बैंड को ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड, एच जोन, एम लाइन। लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक या आई बैंड और जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा सार्कोमियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करते हैं जिससे कि एच जोन गायब हो जाएगा, जेड लाइंस करीब आ जाएंगी, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड तो छोटा हो जाता है, लेकिन ए बैंड यानी डार्क बैंड पे कोई असर नहीं होता। ये वाला लेना, इसकी जरूरत है। ठीक, चलो इतना पढ़ लेते हैं पहले, ज्यादा हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल, रिवाइज कर लो एक बार फिर से। ईच स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल मसल बंडल या फेसिकल। हर एक स्केलेटल मसल में ढेर सारे मसल बंडल या फेसिकल्स होते हैं। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जो आपस में कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू से चिपके रहते हैं, इनको फेशिया कहते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को फेशिया कहते हैं। मसल बंडल को फेसिकल्स कहते हैं, आपस में जुड़े हैं कनेक्टिव टिश्यू फेशिया के द्वारा। ईच मसल बंडल कंटेन्स सेवरल मसल फाइबर, ब्रैकेट में मसल सेल्स लिख लेना। हर एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स होती है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा।
और इसके प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, इसके प्रोटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा, प्रोटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल फाइबर इज सिंसिशियल मल्टीन्यूक्लिएट, अभी बताया। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? मल्टीन्यूक्लिएट या सिंसिशियल होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज, मसल फाइबर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच स्टोर्स कैल्शियम, जो कैल्शियम को स्टोर करती है। ईच मसल फाइबर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। तुम ऐसे याद कर लेना, हर एक मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं और मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ईच मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। एक मायोफाइब्रिल पे हमको नजर आते हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आते हैं। द स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ, ये जो धारियां नजर आ रही हैं ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस है, धारी जैसा जो नजर आ रहा है डार्क बैंड और लाइट बैंड, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या दो इंपॉर्टेंट फिलामेंट के कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन के कारण। ये एक्टिन और मायोसिन मिल करके ये डार्क बैंड और लाइट बैंड बनाते हैं और मसल्स को स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं। मसल का अपीयरेंस कैसा होगा? स्ट्राइटेड धारियां नजर आती हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, लाइट बैंड में केवल एक्टिन होता है एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड कहते हैं और इनमें केवल एक्टिन होता है। द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड और इसमें मायोसिन प्लस एक्टिन लिख लेना, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, केवल मायोसिन लिखा, लेकिन मायोसिन एक्टिन दोनों होते हैं, मायोसिन प्लस एक्टिन कर लेना। यहां पे मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी होता है, केवल एच जोन में नहीं होता एक्टिन, ठीक है। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक्टिन और मायोसिन बिल्कुल रॉड जैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल होती हैं, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके भी पैरेलल है, आपस में भी पैरेलल है। तो एक्टिन और मायोसिन आपस में पैरेलल होते हैं और मायोफाइब्रिल की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये वाली नहीं, ये वाली मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी पैरेलल है। एक्टिन फिलामेंट्स पतले होते हैं और मायोसिन मोटे होते हैं। तो एक्टिन को हम लोग कहते हैं थिन फिलामेंट्स और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, थिक फिलामेंट। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, आई बैंड का मतलब लाइट बैंड, लाइट बैंड के बीचों बीच में एक इलास्टिक फाइबर है जिसे जेड लाइन कहते हैं। आई बैंड या लाइट बैंड के बीच में, आई बैंड या लाइट बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर होता है बिल्कुल बीचों बीच में, जिसे जेड लाइन कहते हैं। तो आई बैंड के बीच में जेड लाइन है। द थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट मजबूती से इस जेड लाइन से चिपके रहते हैं। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। जो थिक फिलामेंट होते हैं ए बैंड में, डार्क बैंड को हम लोग बोलते हैं ए बैंड, इनमें होते हैं मायोसिन, वो भी बीच में आकर के चिपके रहते हैं एक लाइन से, उस लाइन को एम लाइन कहते हैं, उस लाइन को एम लाइन कहते हैं। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर है और एम लाइन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ठीक है, याद कर लेना। तो लाइट बैंड के बीचों बीच से, लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, इसके बीचों बीच में जेड लाइन है। डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं और इसके बीचों बीच में एम लाइन है। जेड लाइन इलास्टिक फाइबर से बनी है और एम लाइन थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी है। ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, ए बैंड यानी डार्क बैंड, आई बैंड या लाइट बैंड, एक के बाद एक है, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरह से लगे हैं। तो ए और आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल की पूरी लंबाई में मौजूद रहते हैं। ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, इस तरीके से लगे रहते हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को सार्कोमियर कहते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। इन द रेस्टिंग स्टेज, जब मसल आराम कर रही है, जब ये सिकुड़ी नहीं ऐसे आराम कर रही है, रिलैक्स है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, जो बीच का हिस्सा जहां पर केवल थिक फिलामेंट है और उसके ऊपर थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एच जोन। तो एच जोन में केवल थिन फिलामेंट है और ओवरलैप्ड किससे नहीं है? थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड नहीं है, उसको एच जोन कहते हैं। डायग्राम है कि नहीं है? चलो ये वाले से देख लो। ये देखो, इधर देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड या आई बैंड है। इसके बीच में क्या है? जेड लाइन है, इलास्टिक फाइबर की बनी है, मजबूती से ऐसे चिपके में एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन है, ये केवल एक्टिन है। तो लाइट बैंड में केवल एक्टिन होते हैं जो बीच में एक लाइन से जुड़े हुए हैं, उस लाइन का नाम है जेड लाइन, इलास्टिक फाइबर से बनी। ये हो गया डार्क बैंड, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया? डार्क बैंड, यानी ए बैंड। ये हो गया ए बैंड यानी डार्क बैंड। इसके बीचों बीच में कौन सा जोन है? एच जोन। एच जोन में तुमको मायोसिन तो नजर आ रहा, लेकिन एक्टिन तो नजर नहीं आ रहा। यह है मायोसिन। तो बीच का जो एच जोन है, ये किससे ओवरलैप्ड नहीं है? एक्टिन से ओवरलैप्ड नहीं, एक्टिन नहीं होता ऊपर नीचे। यहां इधर इधर एक्टिन नहीं है, नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। ये एच जोन है। तो डार्क बैंड के बीच में एक्स जोन है, एच जोन के बीच में लाइन है, बनी नहीं है, वो लाइन एम लाइन है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी, यहां पर बनाई नहीं है एम लाइन। अब देखो ये तो रिलैक्स्ड हो गया। जब ये रिलैक्स है तो एच जोन हमको नजर आ रहा है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दी है, तो एच जोन देखो छोटा हो गया थोड़ा, और यहां मसल्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। नो एच जोन, एच जोन गायब हो गया। एच जोन क्यों गायब हो गया? कभी तुमने गौर किया? ये एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं? ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, जिससे कि एच जोन यहां पर तो इतना बड़ा है। जब एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड कर रहे हैं तो एच जोन छोटा हो गया और फिर एच जोन गायब हो गया। तो ये यहां पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, या कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो क्या गायब हो जाता है? क्या गायब हो गया? एस जोन। और जेड लाइन देखो करीब आई कि नहीं आई? और ये जेड लाइन दूर दूर थी, ये करीब आ गई, जेड लाइन करीब आ गई, एच जोन गायब हो गया। एक्टिन के मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने से एच जोन यहां पे गायब हो रहा है, यहां गायब हो गया। यहां मसल सिकुड़ रही है तो गायब हो रहा है, यहां सिकुड़ चुकी, गायब हो गया एच जोन। अब तुम गौर करो जरा, मसल सिकुड़ गई तो क्या छोटा हुआ? इधर देखो बेटा, आई बैंड देखो छोटा हो गया, आई बैंड इधर तो गायब हो गया, आई बैंड तो छोटा हो गया, इतना बड़ा था आई बैंड, ये आई बैंड था, आई बैंड सिकुड़ के छोटा हो गया। लेकिन ए बैंड जरा गौर करना, अरे ए बैंड इतना बड़ा यहां पर था, उतना ही बड़ा यहां है, उतना ही बड़ा यहां है। ए बैंड के साइज पर कोई असर नहीं होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड छोटा हो जाता, ए बैंड के साइज पर कोई असर नहीं पड़ता। जेड लाइन करीब आने से सार्कोमियर छोटा हो जाता, एच जोन गायब हो जाता, जेड लाइन करीब आ जाती। पढ़े आगे? हाँ ठीक, आई बैंड तो छोटा रहा। इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर ये आई बैंड है, ऊपर का आई बैंड देखो, ये छोटा हुआ नहीं हुआ? ओवरलैप इसके ऊपर ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, ये पूरा हिस्सा ऐसे चल रहा है। आई जितने एक्टिन फिलामेंट मायोसिन पे स्लाइड कर रहे हैं,
ये वाला एक्टिन इधर आ रहा है, ये वाला एक्टिन इधर जा रहा है, मायोसिन अपनी जगह रुका हुआ है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसे स्लाइड कर रहा अंदर की ओर, इधर वाले इधर आ रहे हैं, इधर वाले इधर। एक्टिन मायोसिन के ऊपर जब स्लाइड कर रहा, बीच का एच जोन गायब हो जा रहा है। ये जेड लाइन इधर से ये करीब आ गए, पहले दूर दूर थी, ये करीब आ गए, इनकी दूरी कम हो गई जेड लाइन की, सार्कोमियर छोटा हो गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा बैंड का छोटा हो जा रहा है? आई बैंड छोटा हो रहा है। ए बैंड के साइज पर, ए बैंड इतना बड़ा यहां पर भी है, उतना ही बड़ा यहां है, और उतना ही बड़ा यहां पर भी है। ए बैंड के साइज पर कोई असर नहीं है। ए बैंड इधर वाले में देख लो, इधर तो और साफ दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक है ए बैंड, यहां से लेकर के यहां तक है, देखो साइज सेम है, और यहां से लेकर के यहां तक है। ए बैंड के साइज पर कोई असर ही नहीं आया। एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिन मायोसिन का थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन। हर एक एक्टिन फिलामेंट में 2 फिलामेंट होते हैं, एफ एक्टिन्स कहलाती हैं। एक ये चल रहा है और एक ये डीएनए की तरह आपस में लिपटे हैं, ये डीएनए की तरह आपस में लिपटे हैं। एफ एक्टिन की जो यूनिट्स हैं इनको कहलाते हैं जी एक्टिन। एफ एक्टिन की यूनिट्स कहलाती हैं जी एक्टिन्स। तो ईच एक्टिन यानी थिन फिलामेंट, हर एक एक्टिन यानी थिन फिलामेंट को डिटेल में अगर देखा जाए, इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस यानी एफ एक्टिन्स। इसमें 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन्स होती हैं, हेलिकली वूंड टू ईच अदर, स्प्रिंग की तरह आपस में या रस्से की तरह आपस में लिपटे हुए हैं, डीएनए की तरह हेलिकली वूंड है। तो ये दो एफ एक्टिन आपस में कैसे लिपटे हैं? डीएनए की तरह आपस में वूंड है। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। एफ एक्टिन के मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? एफ एक्टिन एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इसकी यूनिट्स या मोनोमर्स कहलाते हैं जी एक्टिन। जी का मतलब ग्लोब्यूलर होता है, गोल गेंद जैसी है, गोल गेंद जैसी जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर। इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट में 2 प्रोटीन और पाई जाती हैं। दूसरी प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन और तीसरी है ट्रोपोनिन। एक्टिन फिलामेंट के अंदर 2 प्रोटीन्स और हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट हैं, ये ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट हैं। 2 filaments of another protein tropomyosin also run close to F actin। ये भी F actin से चिपक के चलते हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लंबाई में। F actin की पूरी लंबाई में F actin के साथ चिपक के चलते हैं 2 फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के। तो 2 ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट है, F actin के भी 2 फिलामेंट हैं। F actin की यूनिट्स कहलाती हैं जी एक्टिन्स, और ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट हैं, दोनों हेलिकली वूंड है और पूरी लंबाई में मौजूद है। तीसरी प्रोटीन जो होती है वो ट्रोपोनिन है। ये जो ट्रोपोनिन है ये बराबर दूरी पर है, रेगुलर इंटरवल पे नजर आ रही है। हर एक ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट होती है, अगर इसको समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ये देखो, एक्टिन फिलामेंट में कितने तरह की प्रोटीन फिलामेंट है? 3 तरह। एक तो एफ एक्टिन हो गया, ये वाले जो डीएनए की तरह एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं, हेलिकली वूंड है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की यूनिट्स क्या कहलाती हैं? जो गोल गेंद जैसी हैं, ग्लोब्यूलर हैं, ये जी एक्टिन्स है। दूसरी प्रोटीन ये ब्राउन कलर की है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी एफ एक्टिन के साथ चिपक के चलती है, पूरी लंबाई में रहती है। तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन। तीसरी प्रोटीन क्या है? ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के पास 3 सब यूनिट है, इसके पास 1, 2 और 3 सब यूनिट है। इसको जरा समझना है। एक सब यूनिट की मदद से ये ट्रोपोमायोसिन से चिपकी रहती है, तो एक सब यूनिट इसको ट्रोपोमायोसिन से चिपकाने में मदद करती है। दूसरी सब यूनिट से कैल्शियम आयंस आकर के बाइंड करते हैं। दूसरे सब यूनिट से आगे क्या बाइंड किए? कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं। तीसरी सब यूनिट जो एफ एक्टिन के जो जी एक्टिन है, एफ एक्टिन की जो यूनिट है जी एक्टिन, तीसरी सब यूनिट किसी एक जगह को ढके हुए है,
मास्क किए हुए है। जिस जगह को ये ढके रहती है वो है मायोसिन बाइंडिंग साइट। वो क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। अगर ये समझ लिया तभी समझ पाओगे आगे की अगली मैकेनिज्म। फिर समझना, एक्टिन फिलामेंट के अंदर क्या क्या है। एक्टिन फिलामेंट के अंदर दो एफ एक्टिन है जो डीएनए की तरह आपस में इंटरवूंड है, लिपटी हुई है। दो ट्रोपोमायोसिन है, इनके फिलामेंट है तंतु जैसी, फिलामेंट जैसी। ये भी एफ एक्टिन के साथ चिपक के पूरी लंबाई में दौड़ रहे हैं, ब्राउन वाले। तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है ये रेगुलर इंटरवल पे है, बराबर दूरी पर है, और इसमें 3 सब यूनिट है। एक सब यूनिट की मदद से ये तो चिपकी है ट्रोपोमायोसिन से, दूसरी सब यूनिट से जब कैल्शियम आयन चिपक जाएगा, जो तीसरी सब यूनिट जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके हुए थी वो अपनी जगह से हट जाती है और मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, दिखाई पड़ने लगती है। और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट पर ये मायोसिन का हेड जाके चिपकेगा। अब यह बताऊंगा आगे कैसे चिपकेगा। एक्टिन प्रोटीन की किस साइट को ये ट्रोपोनिन की तीसरी सब यूनिट ढके हुए है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके है। तो याद हो गया, एक्टिन प्रोटीन तीन तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन पॉलीमरिक प्रोटीन है, इसकी मोनोमर्स कहलाते हैं जी एक्टिन्स। ये आपस में डीएनए की तरह एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं, वुंड है, हेलिकली वुंड है। और इन्हीं के साथ साथ पूरी लंबाई में दौड़ रही है ट्रोपोनिन के 2 फिलामेंट। तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट। एफ एक्टिन की पूरी लंबाई में दौड़ रहे हैं ट्रोपोमायोसिन के ये 2 फिलामेंट। तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन में 3 सब यूनिट है। एक सब यूनिट से ये ट्रोपोमायोसिन से चिपक रही है, दूसरी सब यूनिट से जब कैल्शियम आयन चिपक जाएगा, जो तीसरी सब यूनिट मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क किए हुई थी, ढके हुए थी, वो वहां से हट जाती है। जब हटेगी तो मायोसिन का हेड जाकर के उसमें फिट होगा, ये हम आगे बताएंगे। ठीक, पढ़ लेते हैं। फोटो लेना है, थोड़ा बड़ा है, फोटो लेना चाहो ले सकते हैं। पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक्टिन फिलामेंट, ईच एक्टिन यानी थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली वूंड टू ईच अदर। एक्टिन प्रोटीन में 2 एफ एक्टिन होती हैं जो हेलिकली वूंड है, एक दूसरे पर लिपटी हैं डीएनए की तरह। द एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन्स। एफ एक्टिन की मोनोमर यूनिट कहलाती हैं जी एक्टिन्स। 2 filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actin throughout its length. ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट पूरे एफ एक्टिन की पूरी लंबाई में दौड़ते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट, जब मसल आराम कर रही है, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट किसको ढके रहती है? मास द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। ये ढके रहती है किसको? ये ढके रहती है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। इसको सिंपल लिखोगे मायोसिन बाइंडिंग साइट, या इसको इस तरह से भी कह सकते हो, एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए है। ये एक्टिव बाइंडिंग साइट किसके लिए है? मायोसिन के लिए, लेकिन है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर है मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसको ये तीसरी सब यूनिट ढके रहती है जब तक ये कैल्शियम आयन नहीं चिपकते। जब तक ये कैल्शियम आयन इसकी एक सब यूनिट से नहीं चिपकते। तो ये 3 सब यूनिट है, जरा बताओ। एक सब यूनिट से ये तो ट्रोपोमायोसिन से चिपकी है। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट है, एक सब यूनिट से ट्रोपोमायोसिन से चिपकी है। दूसरी यूनिट पर अगर कैल्शियम आयन चिपकेगा, जो तीसरी यूनिट मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके थी वहां से हट जाएगी। और अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो तीसरी सब यूनिट मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके रखेगी जब कैल्शियम नहीं होगा, तो ये ढके रहती है।
जब कैल्शियम होगा तो हट जाएगी। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम भी याद कर लेना, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। लेकिन कौन से फिलामेंट पर है ये? एक्टिन फिलामेंट पर है, ये ध्यान रखना। मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिव फिलामेंट पर है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। मायोसिन बाइंडिंग साइट को अलग तरीके से क्या कह सकते हो? एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। अब आओ चलो, मायोसिन में कुछ नहीं है। मायोसिन भी एक पॉलीमरिक प्रोटीन है जिसकी मोनोमरिक यूनिट कहलाती मीरोमायोसिन। मायोसिन प्रोटीन ढेर सारी मीरोमायोसिन से मिलकर के बनी है। यह है मीरोमायोसिन, यह है मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन, फिर एक और आएगी मीरोमायोसिन, फिर एक और आएगी मीरोमायोसिन, फिर एक और आएगी मीरोमायोसिन। ये जो देख रहे हो यहां पर ऐसे, ये ऐसे उठी हुई है, ऐसे मीरोमायोसिन लगी है मायोसिन के ऊपर। अभी हम और डिटेल में बताएंगे। तो मायोसिन प्रोटीन की जो यूनिट्स होती हैं मोनोमर्स, उनको मीरोमायोसिन कहते हैं। तो ढेर सारे मीरोमायोसिन मिल करके मायोसिन यानी थिक फिलामेंट बनाते हैं। एक मीरोमायोसिन में क्या क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। हेड हो गया, हेड हो गया क्रॉस, हेड हो गया क्रॉस आर्म नहीं, हेड हो गया शॉर्ट आर्म, यह है शॉर्ट आर्म। हेड हो गया और शॉर्ट आर्म, दूसरा पार्ट हो गया शॉर्ट आर्म। तीसरा पार्ट हो गया टेल। एक मीरोमायोसिन के 3 पार्ट होते हैं, हेड, शॉर्ट आर्म और टेल। हेड और शॉर्ट आर्म मिल करके बनाते हैं क्रॉस आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म मिल करके बनाते हैं क्रॉस आर्म। और ये क्रॉस आर्म ऐसे उठा रहता है, ये यहां पर उठे उठे दिख रहा है, ये सब एक ये उठा दिख रहा है, ये एक ये दिख रहा है, ये सब मीरोमायोसिन से। तो हेड और शॉर्ट आर्म ये सतह से उठे रहते हैं। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन। तो मायोसिन फिलामेंट जो कि एक थिक फिलामेंट है, ये ढेर सारी यूनिट से मिलकर बना है। उन यूनिट को मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन के 2 पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में 2 चीजें आती हैं, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म। ग्लोब्यूलर हेड या शॉर्ट आर्म मिलकर क्रॉस आर्म भी बनाते हैं, या इसको हैवी मीरोमायोसिन भी कहते हैं, HMM। और लाइट मीरोमायोसिन में टेल आती है, लाइट मीरोमायोसिन में टेल आती है सिर्फ। तो ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म, ये हो गया ग्लोब्यूलर हेड और ये हो गया शॉर्ट आर्म। ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म मिलके बनाते हैं हैवी मीरोमायोसिन, HMM। और टेल वाला पार्ट मिलके बनाता है लाइट मीरोमायोसिन। हेड और शॉर्ट आर्म मिलके क्रॉस आर्म भी बनाते हैं। हेड और शॉर्ट आर्म मिलके हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं या क्रॉस आर्म भी बनाते हैं। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट अपवर्ड, हेड और शॉर्ट आर्म ऐसे ऊपर उठे रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल। एक यहां पर उठा है, अगले मीरोमायोसिन का फिर यहां उठा है, अगले मीरोमायोसिन का फिर आगे उठा है। तो हेड और शॉर्ट आर्म रेगुलर इंटरवल पर ये सतह से उठे रहते हैं। जैसे यहां बना ना, ये उठा है, फिर आगे फिर उठा है, फिर आगे फिर उठा है, फिर आगे फिर उठा है। हेड और शॉर्ट आर्म क्या करते हैं? प्रोजेक्ट आउटवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठे रहते हैं, ऊपर उठे रहते हैं, प्रोजेक्ट आउटवर्ड, ये ऊपर उठे रहते हैं, प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस, बराबर दूरी पर। एक मीरोमायोसिन ये हो गया, ये उठे हैं, अगला मीरोमायोसिन आया, फिर आगे उठे हैं, फिर अगला मीरोमायोसिन आया, फिर उठे। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, एक पर्टिकुलर एंगल पे उठे रहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट की सतह से ये ऐसे उठे रहते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, हेड और शॉर्ट आर्म, और ये दोनों मिल करके बनाते हैं क्रॉस आर्म। क्या बनाते हैं? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म भी है और हैवी मीरोमायोसिन भी बनाते हैं। ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज। अभी देखो, ये फिर से देखो, ईच मायोसिन का फिलामेंट भी अगर देखो, हर एक मायोसिन या थिक फिलामेंट ये पॉलीमर एक प्रोटीन है।
इसके मोनोमर कहलाते हैं मीरोमायोसिन। ये एक मोनोमर है, मीरोमायोसिन, फिर मीरोमायोसिन, फिर मीरोमायोसिन, ये लाइन से जुड़ जाएंगे मीरोमायोसिन और तैयार होगा मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। एक मीरोमायोसिन को अगर देखो, इसमें हैवी मीरोमायोसिन है और लाइट मीरोमायोसिन। हैवी दो चीजों से मिलकर बना है, हेड और शॉर्ट आर्म, और लाइट मीरोमायोसिन केवल टेल से बना है। हेड और शॉर्ट आर्म जो होते हैं वो इस फिलामेंट की सतह से ऐसे ऊपर उठे रहते हैं पर्टिकुलर एंगल पे, और मिल करके बनाते हैं क्रॉस आर्म। क्या बनाते हैं? हेड और शॉर्ट आर्म एक पर्टिकुलर एंगल पर सतह से उठे रहते हैं और बनाते हैं क्रॉस आर्म। अब इस ग्लोब्यूलर हेड के ऊपर क्या क्या है यह देखना जरूरी है। ग्लोब्यूलर हेड के ऊपर देखो क्या क्या है। एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहां पर एटीपी आके चिपकेगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए। एटीपी बाइंडिंग साइट है, फिर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अरे ये मायोसिन के हेड के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन के एफ फिलामेंट के ऊपर क्या थी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन का हेड जिसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वो एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाके चिपकेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। फिर से समझो, हेड के ऊपर क्या क्या है जरा देखो। हेड के ऊपर क्या क्या नजर आ रहा है? यहां पर एटीपी आके चिपकेगा, तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। यानी मायोसिन के हेड पर एक एंजाइम होता है, याद कर लेना, आया हुआ है एटीपेज एंजाइम। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी बनाता है, एटीपी को तोड़ता है और ऊर्जा पैदा करता है। एटीपेज एंजाइम कहां पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पे, मीरोमायोसिन। मायोसिन प्रोटीन की यूनिट्स मीरोमायोसिन पे होता है। यहां पर आकर के एटीपी बाइंड करता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा देगा। लेकिन मायोसिन, मीरोमायोसिन के हेड पर एक और चीज नजर आ रही है, और वो है एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब इधर ध्यान देना, यहां पर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जिसको ट्रोपोनिन ढके हुए थी, तो कैल्शियम आयन चिपका, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन अपनी जगह से हट गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल गई। मायोसिन का हेड जाकर के इससे चिपक जाएगा क्योंकि उसके पास क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट से चिपक जाएगा और क्रॉस ब्रिज बनाएगा, क्रॉस ब्रिज। अब इसका इतना फोटो ले लो पहले। तो मायोसिन के मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? मायोसिन के मोनोमर्स कहलाते हैं मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन के दो पार्ट है, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट। हैवी में हेड आ गया और शॉर्ट आर्म, और लाइट मीरोमायोसिन में टेल आ गई। हेड और शॉर्ट आर्म सतह से ऐसे उठे रहते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर और बनाते हैं क्रॉस आर्म। हेड के ऊपर क्या क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट, एक एंजाइम एटीपेज है। एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपेज एंजाइम कहां होता है? एक्टिन पर या मायोसिन पर? मायोसिन पर है। और हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है। इसी एक्टिन बाइंडिंग साइट की मदद से मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मौजूद मायोसिन बाइंडिंग साइट से चिपक करके क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ये अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे।